हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 20 सितंबर 2015 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है वो बताना है। मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना या कंठस्थ करना। ठीक है, तो ये मापना, अनुमान लगाना और कल्पना करना, ठीक है, ये सब क्या है, गणित की प्रक्रियाएं हैं। और कंठस्थ, कंठस्थ मतलब होता है रटना या याद करना। ठीक है, तो रटना या याद करना गणित की प्रक्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, ठीक है, तो बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव करते हैं। ठीक है, दबाव करना नहीं होता, तो दबाव में नहीं पनपेगा। ऑप्शन बी, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। ठीक है, जो भी हम सीख रहे हैं, चाहे गणित हो या कुछ भी हो, अगर हमारी डेली लाइफ से वो रिलेट कर पा रहा है या हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। ठीक है, अधिक प्रभावशाली मतलब अधिक इफेक्टिव हैं। तो FA के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। किसका मूल्यांकन करना है वो बताना है। उनकी समझ का, जानकारी का, विश्लेषणात्मकता का या रचनात्मकता का। ठीक है, एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा बेटर है या अच्छी है तो ये कैसे पता चलेगा, मैं एनालिसिस करके, एनालिसिस मतलब विश्लेषणात्मक करके। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। किसका दिया जाता है वो बताना। गणितीय एल्गोरिथम, परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, गणितीय विषय पर या गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर या समस्या समाधान की युक्तियों पर। ठीक है, तो किस पे महत्व दिया जाता है, वो दिया जाता है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक ने विद्यार्थी को बट्टे छूट, ठीक है, डिस्काउंट बट्टे मतलब डिस्काउंट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। ठीक है, क्या थी समस्या। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये। ठीक है, कमीज का 200 और स्वेटर का 300, और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% और 12% है। तो बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी, मतलब 20 वाले को 12 कर दिया और 12 वाले को 20 कर दिया। बिल मिलाने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। ठीक है, उचित मूल्य मतलब सही मूल्य, जो 200 का 20% था और 300 का 12% था। तो हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी। ठीक है, एक क्वेश्चन था। फिर आगे देखते हैं कि इसमें से क्या पूछा है। इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ठीक है, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ईमानदारी या सहकारिता। ठीक है, तो यहाँ हमीदा ने क्या किया था, यहाँ उसने अपनी ईमानदारी दिखाई थी। तो यहाँ किसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, ईमानदारी को। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। ठीक है, इनमें सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता करनी है और फिर उनके बाद उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबको या तो लाइक से या अनलाइक में या तो लाइक में चेंज कर लें या डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में कर लेते हैं क्योंकि इनका फ्रैक्शन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6/7, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.85। ठीक है, उसके बाद 8/9, 8/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.888 आता ही रहेगा। और उसके बाद है 9/10, ये तो सिंपल है तो ये आ जाएगा 0.9। और लास्ट 7/8। ठीक है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कितना आएगा 0.875। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 9/10 मतलब कि 0.9 और सबसे छोटा 0.85 मतलब कि 6/7। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में से छोटा 9/10 से माइनस करेंगे किसको, 6/7 को। 7 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 70। 10 7 जा 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 माइनस 7 10 जा 10 के ऊपर मल्टीप्लाई 60, तो यह आ जाएगा 3/70। ठीक है, 3/70 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, s = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इस तरीके से चलते जाते +49 - 50। तो s का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम मतलब
एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो क्या जो हमें एस का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है और उसे निकालते कैसे हैं। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे +1 +3 +5 +7, ठीक है, ऑड प्लस वाले में दिए हुए हैं। तो एस इज इक्वल टू 1 +3 +5 प्लस वाले हम एक साथ कर लेते हैं, कहाँ तक होगा 49 तक। उसके बाद -2 -4 -6, तो इनका माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 +4 +6 इस तरीके से कहाँ तक 50 तक, ठीक है। अब हम इनको प्लस करके इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो प्लस करके वैल्यू निकालने का तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रही है, AP बन रही है। AP है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या करना है हमें कि इनका सम निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि n/2, यहाँ साइड में लिख देता हूँ SN, ठीक है। फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ दोनों के लिए लगा देंगे। अब ये टोटल एक से लेकर 50 तक थे, तो आधे इसमें पहली सीरीज़ में चले गए, आधे दूसरे में। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में 25 हो गई, तो कितना आ जाएगा 25/2 फिर 2a, तो इसमें a कितना है 1, तो 2 × 1 + n मतलब कितना 25 - 1, और d कितना है यहाँ, d मतलब कॉमन डिफरेंस, 1 से 3 जाएंगे तो 2, 3 से 5 जाएंगे तो 2, 5 के बाद 7 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो 25/2 ये कितना हो जाएगा 2 + 25 - 1 24 × 2 24 दूनी 48, ठीक है। तो 48 और दूनी 50, तो 25/2 ये कितना हो जाएगा 50, 2 से 25 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 625। अब इसको भी निकालते हैं, माइनस इसका n 25/2 2a, ये कितना हो जाएगा इसका 2 + n कितना है 25 - 1, और d कितना हो जाएगा, d भी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से 4, 4 से 6, 2 का डिफरेंस है, -25/2 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 में से 24, 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 52, 25/2 52, 52 से कैंसिल करेंगे 26। अगर इसको हम यहाँ कैंसिल ना करें तो 25 × 25 तो 625 को 25 × 25 कर लेते हैं, -25 × 26, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जिससे। तो यहाँ दोनों में से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 25 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 - 26, तो कितना हो जाएगा 25 में से 26 माइनस करेंगे तो -1, तो बचेगा -25, ठीक है। -25 किसकी वैल्यू आई, एस की वैल्यू आई -25, ठीक है, -25। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो उसमें प्लस करें तो सम 0 आ जाए। तो -25 में क्या प्लस करें तो सम 0 आ जाए, ठीक है। तो x मान लेते हैं, तो इस -25 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितना रहेगी 25। तो इसका योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 25। 25 की मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके साथ ये समांतर श्रेणी थी, तो इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर एस एन दिया हुआ है, एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 n-1 इंटू डी, ठीक है। ये भी हमने यूज़ करा था। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a को लिख सकते हैं a + a और + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a + n-1 डी क्या होता है, ये होता है a n, ठीक है। a n क्या होता है a + n-1 इंटू डी, मतलब कि अगर हमें nth टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वापस इसी पे आ जाइए, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a + a n लिख सकते हैं इसे, ठीक है। या a n की जगह कभी कभी लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, a n को t n से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि nth टर्म a n लिखा हो, t n लिखा हो या l लिखा हो, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही, कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो समांतर श्रेणी का अगर nth वहाँ पद निकालना हो, nth टर्म निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और सम निकालने हो तो 2 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, इसे चाहे, ठीक है, वो दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना और d इज इक्वल टू इतना, तब a b c d का मैस है, ठीक है। मैस मतलब HCF निकालना है। और इस तरीके के जब नंबर्स दिए हो तो हम HCF कैसे निकालते हैं,
बस हमें ये देखना होता है कि जो सभी में कॉमन है नंबर्स, बस उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। जैसे 3 चारों में, लेकिन 3 की पावर ए में देखेंगे 129, बी में देखेंगे 129, सी और डी में देखेंगे तो 127 और 127, तो हमें मिनिमम वाली लेनी होती है। तो HCF में आ जाएगा 3 की पावर 127। नेक्स्ट उसके बाद 5 5 5 चारों में है 128 128 128 और 128, ठीक है, सभी में 128 है, तो HCF में भी 128 आ जाएगा। उसके बाद 7 22 21 23 और 24, तो सबसे मिनिमम कितनी है 21, तो 7 की पावर 21, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 3 की पावर 127 मल्टीप्लाई 5 की पावर 128 एंड 7 की पावर 21। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ माइनस के 2300 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5290 का मान क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ माइनस के इसको लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको लिख सकते हैं 529 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब इसको और ब्रेक कर लेते हैं। माइनस के 23, 100 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 3 बार लिख सकते हैं, 2 ये रहे 1 ये रहे, और 529 के फैक्टर करेंगे तो होता है 23 का स्क्वायर, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, तो हम यहाँ एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे कि अब यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ठीक है माइनस माइनस मिल गए प्लस के 529 हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 23 थे, तो हमें बाहर निकालने के लिए माइनस के 23 के ही 3 पेयर मतलब 3 नंबर सेम लाने पड़ेंगे, तो हमने दोनों में माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस माइनस मिल गया प्लस हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्यूब रूट से 3 के पेयर में से निकालते हैं 1 और 2, ये तो माइनस के 23 बाहर और 10 10 10 3 है, तो इसमें से एक 10 बाहर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 230, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 3 और c इजिकल टू 0 हो तो 2 की पावर a की होल पावर bc अपॉन 5 की पावर b की होल पावर ac का मान क्या होगा। ठीक है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है a, उसकी पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो पावर में क्या होता है कि ये जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब कि a की पावर mn। जैसे सपोज करिए 2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 3 की पावर 2 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। तो बस हमें यहाँ यही करना है, तो 2 की पावर a की होल पावर bc है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर a bc, ऐसे नीचे हो जाएगा 5 की पावर a b c। ठीक है, अब a और b की हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि c 0 दिया हुआ है, अगर c की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0, क्योंकि 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। अब किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर उसकी पावर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 + 44/10 + 404/100 + 444/1000 + 4/10,000 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इनको सिंपली प्लस करना है, बस कैसे प्लस करना है वो देख लीजिए। पहले है 4, ठीक है, अगर हम इसको चेंज करेंगे 44/10 को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 4.4, तो इसको कैसे लिखेंगे 4.4। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, इसमें 1 2, तो यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4.04, मतलब राइट साइड से अगर 100 का डिवाइड करना हो तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके, मतलब जितनी 0 हो उतनी डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देना है, तो हो जाएगा 4.04। उसके बाद इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3, तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा 0.444, तो 0.444। उसके बाद इसमें तो नहीं है, एक ही डिजिट है, तो बाकी 1 2 3 4 0 नीचे, तो एक तो 4 हो गया, उससे पहले 3 0 लगा लेंगे, 2 3 हो गए 4 डिजिट, फिर पॉइंट लगा लेंगे 0, तो कितना हो जाएगा 0.0004। अब इनको प्लस करना है, बस सिंपल, 4 4 8 8 पॉइंट 3 बार 4 है तो हो जाएगा 12, तो 12.8844, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12.8844। नेक्स्ट, संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें, अगर ये नंबर जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो y यहाँ पर क्या है, एक डिजिट है, क्योंकि ऑप्शन वैसे दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में देखें तो क्या है y एक सिर्फ डिजिट हो सकती है,
और क्या रहेगा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे नंबर है 9y8071, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो ऑड प्लेस पर डिजिट्स हैं उनका सम और जो इवन प्लेस पर डिजिट्स हैं उनका सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऑड प्लेस पर कौन कौन से 9, 8, 7, तो इनका सम कितना होगा 9 + 8 + 7, 8 7 15, 15 और 9 24, और इनका कितना है इवन प्लेस पर y + 0 + 1, तो y + 0 + 1 तो कितना हो जाएगा 1 + y। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये 24 बड़ा है तो इसी में से माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों का सम, अब इनका डिफरेंस 24 - 1 + y, तो 24 - 1 - y तो कितना हो जाएगा 23 - y। ठीक है, अब हम इनका जो डिफरेंस था वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो, मतलब 11, 22, 33 इस तरीके से। अब y एक डिजिट है, y का ज़्यादा से ज़्यादा मान क्या हो सकता है 0 से लेके 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लेके 9 तक। तो अगर 23 - y है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं। अगर 20 y की वैल्यू 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 20, जो 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 22, ठीक है, जो 11 से डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन 1 ही सही, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है। नेक्स्ट 14.96 × 10⁻10 - 3.84 × 10⁸ को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त करने का तरीका क्या है कि बस हमारा एक डिजिट के बाद, ठीक है, सपोज कि 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, चेंज करने के लिए बस हमें जहाँ भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है तो उसको बस यहाँ एक डिजिट के बाद लेके आना है। ठीक है, मतलब 1.234 और 10 की पावर कुछ भी हो, जैसे 1, 2, 3, 3 हो जाएगी। तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये मानक रूप हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट के बाद है तो इसे यहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार 10 की मल्टीप्लाई, एक बार 10 का डिवाइड, तो मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 11, और ये कितना हो जाएगा 1.496, क्योंकि इस नीचे वाले 10 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नहीं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको सॉल्व माइनस कर लेते हैं। मतलब 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 - 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो 14.96 से 3.86, यहाँ 10 की पावर 10 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, तो पावर सेम कर लेंगे। पहले 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 100 को अलग कर देंगे, मतलब 10 की पावर 2 अलग कर देंगे और 10 की पावर 8 अलग कर देंगे, तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अभी 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1496 माइनस मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 - 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 दोनों में से कॉमन है, तो 1496 - 3.84। ठीक है, अब आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो 1496.00 3.84। यहाँ कैरी लेंगे तो 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 2, 9 4 1। ठीक है, तो 1492.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 3 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 की डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 11, और ये कितना हो जाएगा 1.49216। ठीक है, 10 की पावर 3 डिवाइड करने में काम हेल्प करेगी, तो इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.49216 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, 10 की पावर 11 का एक ही ऑप्शन है, तो और इसका यही सही है, वैल्यू सही है 1.49216, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आंकड़ों 6395123 6513 के माध्य माध्य मतलब मीन, बहुलक मतलब मोड, और माध्यक। ठीक है, माध्यक या माध्यिका लिखा हो उसका एक ही मतलब है, इसका मतलब होता है मीडियन का योग क्या होगा, मतलब तीनों को निकालना है फिर उसका प्लस करना है। तो सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं, वो आसान भी है। ठीक है, और इनको निकालने से पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 1। अब 1 कितनी बार है, 2 बार है, 1 बार 2 बार, उसके बाद 2 2 एक ही बार है, उसके बाद 3 1 2 और 3 3 है 3 बार, 1 2 3 3 के बाद 5, तो 1 और 2 बार 5, उसके बाद 6,
तो 6, 1 और 2, 2 बार 6 और उसके बाद है 9, ठीक है, 9 एक ही बार है। तो सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं, ठीक है, मोड या बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार आया 3, तो बहुलक हो जाएगा 3। उसके बाद माध्यक, माध्यक या मीडियन, माध्यक या मीडियन वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ टर्म पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर इवन हो तो कैसे निकालेंगे, मीडियन n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 और n ऑड हो तब मीडियन क्या होगा, n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं ऑड हैं या इवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 मतलब ऑड है तो n की वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 1 मतलब सेकंड वाला केस लगाएंगे अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 12/2 मतलब कि 6th टर्म, ठीक है। 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म कितनी है 3, ठीक है। हमारा बहुलक भी निकल गया, माध्यक भी निकल गया। अब निकालना है हमें माध्य, फिर उनका सम निकालना है इन तीनों का। तो माध्य ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ये होता है पदों का योग या सम ऑफ ऑल द टर्म्स, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग कितना है, इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के लिए 1 था 2 बार और 2 एक बार था, 3 बार था, उसके बाद 5 2 बार था और 2 बार 6 और 1 बार 9, और टोटल कितने थे, ये थे 11, मतलब पदों की संख्या 11। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 3 13, 13 5 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 6 29 और 6 35, 35 और 9 44, 44 और इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब तीनों चीज़ आ गई कि क्या बहुलक, बहुलक कितना था, बहुलक था 3, माध्यक या मीन वो भी था 3 और माध्य वो आया 4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 4 3 7 और 3 10, ठीक है। तो इन तीनों का योग कितना आ गया 10, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10। नेक्स्ट, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। तो बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू ने एक पर्ची निकाल दी है, तो इस पर्ची पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। पहले तो 4 से 15 तक, ठीक है, जिसमें 4 और 15 दोनों इंक्लूड है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं कि पर्ची पर मतलब फेवरेबल जो कंडीशन दी हुई है कि पर्ची पर सिर्फ अभाज्य संख्याएं आएँ, उस बात की प्रायिकता बतानी है। तो 4 से लेकर कितनी अभाज्य संख्याएं, 5 7 11 और 13, ठीक है, 4 ही वो हैं अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल कितने हो गए, और 11 से 15 तक काउंट करेंगे तो टोटल नंबर बैठेंगे 12, ठीक है, जिसमें 4 और 15 दोनों इंक्लूड हैं। तो 4 1 4, 4 3 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के पश्चात 4818 और 6 वर्षों के पश्चात 7227 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है 4818 और 6 वर्षों के बाद हो जाती है 7227 हो, तो वह धनराशि क्या होगी। तो 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है 4818, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी बाहर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन क्या है टाइम। अब टोटल अमाउंट फर्स्ट केस में कितना हो रहा है 4818, मतलब टोटल अमाउंट प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट है, उसमें प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, पी मान लेते हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता आर और इसकी पावर 3, ठीक है, 3 साल में। फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है 7227 हो रहा है, कितना प्रिंसिपल 6 साल में, तो 1 प्लस
रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करें, मतलब सेम ही है, r/100 की पावर 6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का, इस 3 साल वाली का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी, इधर 4818 का स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर इंटू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, अभी बताया था कि a की पावर m की पावर n करेंगे तो a की पावर mn हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 1 + r/100 की पावर 6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं p × p 1 + r/100 की पावर 6। अब अगर सेकंड इक्वेशन में देखें p 1 + r/100 की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, 7227। तो कितना हो जाएगा, 4818 का स्क्वायर और ये 4818 का स्क्वायर और इजिकल टू p × 7227। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। बस अब यहाँ से सॉल्व करके p की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें धनराशि ही निकालनी थी बस। तो ये कितना था, 4818 का स्क्वायर, तो उसको 4818 मल्टीप्लाई बाय 4818 और ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में अपॉन 7227 इजिकल टू p। बस इसे सॉल्व करना और यहाँ से p प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वह धनराशि पता चल जाएगी। 4 8 12 13 और 8 8 8 9 8 और 1 9 और 8 4 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे भी, तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 = 6, 1 3 4 = 12, फिर नहीं कैंसिल होगा, 0 0 और 3 9 = 27, इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 = 3, 1 बचेगा, 3 6 = 18, 0 3 6 = 18, 4 2 6, 6 और 9 15, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16 और 1 17, ये नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा। तो इसे 3 से करेंगे, 3 8 = 24, 0 3 3 = इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1616। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे, 803, तो 4 11 से 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 और 6 12, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 से कितने टाइम्स, 11 7 = 77, 3 बचेगा, 11 3 = 33 से 11 से कैंसिल करेंगे, 11 1 = 11, 5 0 50, तो 11 4 = 44, 6 बचेगा, तो 6 6 = 11 6 = ठीक है। अब 73 2 जा होता है 146, तो ये कितना है, 1606 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू p। तो p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 को 3200 और 6 का 12, तो 3212 रुपये वह धनराशि है जो 3 साल में 4818 और 6 साल में 7227 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कागज की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी शीटों का भार इतने किलोग्राम होगा। ठीक है, तो 50 ग्राम में कितनी शीटें बन रही थी, 18, या उनका वेट 50 ग्राम में 18 शीट थी, तो इतने में किलोग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में कितनी होंगी, 18/50। अब इसको भी पहले चेंज कर लेते हैं, 4 × 12 और 3 15/4 और ये है किलोग्राम में, तो इसे ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई, तो 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम में कितनी शीटें होंगी वो बताना है। तो यह कितनी शीटों का भार इतना होगा, 15 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, एक की इतनी थी तो इतने कितनी होंगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, जब एक की दी हो और ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 = और 2 2 = 2 से 9 टाइम्स। ठीक है, 9 3 27, तो कितना हो जाएगा 27 और 2 0/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1350, मतलब कि 1350 मतलब ऑप्शन बी। तो 1350 सीटों का जो वजन होगा वो कितना होगा, 3 होल 3/4 किलोग्राम। नेक्स्ट, यदि 3x - 2/3 + 2x + 3/2 = x + 7/6 हो तो 5x - 2 का मान है। ठीक है, कितना, इसका कितना मान होगा वो बताना है। तो उसके लिए पहले x की वैल्यू निकाल पता होनी चाहिए, और x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो इक्वेशन ये दी हुई है यहाँ से। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे। तो ये कितना था, 3x - 2/3 + 2x + 3/2 = x + 7/6। तो x वाले को भी इधर ले आते हैं, 3x - 2/3 + 2x + 3/2 - x = 7/6। अब x के नीचे कुछ नहीं है, 1, तो 3 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 2 = 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6x - 4, फिर इस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 3 = 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6x
प्लस 6 3 3 जा 9, यहाँ 1 6 जा 6 के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6x, तो 6x से प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 7/6। इस 6 से 6 कैंसिल क्योंकि दोनों डिवाइड में है, ठीक है। तो कितना बचा 6x और माइनस के 4 प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा प्लस के 5 इज इक्वल टू 7। तो 6x प्लस 6x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और ये माइनस का 5 हो जाएगा तो 2, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 1/3। 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा 2 के में, 2/6 तो कितना हो जाएगा 1/3। अब x की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 2/4, तो कितना हो जाएगा 5 और इसके नीचे एलसीएम नहीं है तो 3 जो 6 3 और ये अपॉन में 4, ठीक है। ये कैसे करें, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 1 और 3 का 3, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5, यहाँ 1 3 जाए तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो और ये 4 ये नीचे वाला ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये चला जाएगा 3 के साथ, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 3 4 जा 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस के 1/12 की, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा माइनस 1/12। नेक्स्ट, यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y इज इक्वल टू ax प्लस by और ax प्लस by माइनस 4 है, तो a² प्लस b² का मान क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस के 12y, ये किसके बराबर दिया हुआ है ax प्लस by और ax प्लस by माइनस 4, ठीक है। एक तरीका यह है कि हम LHS के फैक्टर करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो RHS में दी हुई है, या RHS को LHS के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है कि RHS को LHS की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको करते हैं a की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो कितना हो जाएगा a²x², ठीक है। और फिर उसके बाद करते हैं हम, उसके बाद वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्योंकि a² b² चाहिए, तो a², चलो एक बार पूरा ही कर लेते हैं, वैसे यहीं से सॉल्व हो जाता है। a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो abxy, फिर माइनस 4 में करेंगे तो माइनस के 4ax, उसके बाद by की मल्टीप्लाई करेंगे तो abxy, फिर इसमें करेंगे तो प्लस b²y², फिर अगर इसमें करेंगे तो माइनस के 4by, ठीक है। अब इस कंपेयर कर देते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे कैसे कि जो x² के साथ दिया था वो क्या दिया हुआ है 4, और यहाँ पर x² की एक ही टर्म है उसके साथ क्या है a², ठीक है। तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और फिर उसके बाद अगर देखें तो b² किसके साथ है y² के साथ, और y² के साथ यहाँ क्या है 9, तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना था a² प्लस b², तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 5x प्लस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग क्या है, -8 8 -9 9, तो 5x प्लस 2, ठीक है। पहले इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 3x प्लस, ठीक है। पहले 5x किस पूरे में करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की जब करेंगे इसमें तो 5 2 जा 10 x³, फिर 5 की जहाँ करेंगे तो 5 3 जा 15 x², फिर 5 की यहाँ करेंगे तो 5 5 जा 25 x, फिर इस 2 की करेंगे तो 2 2 जा 4 x² माइनस 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10। अब x³ एक ही यहाँ पर, और फिर x² 2 है, माइनस के 15 प्लस के 4 तो माइनस के 11 x², और यहाँ x 25 और माइनस के 6, तो हो जाएगा प्लस के 19x, और नंबर सिर्फ कांस्टेंट 10 है। तो हमसे पूछा है कि x² और x के गुणांकों का योग, तो x² का गुणांक -11 और x का गुणांक 19, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा प्लस के 8 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 होल 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7 होल 1/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इस बक्से को 2 होल 1/2 सेंटीमीटर वाले घनों से भरा जाता है, ठीक है। ये जो डायमेंशन दी हुई है, एक बड़ा क्या है आयताकार बक्सा, उसके अंदर छोटे छोटे घन भरे जाते हैं, तो घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना,
दोनों का आयतन इक्वल कर देना है, क्योंकि आयतन तो दोनों का बराबर होगा। जितना इस बड़े का आयतन होगा उतने ही आयतन के छोटे छोटे बॉक्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं कितने बॉक्स हैं छोटे, n बॉक्स हैं। तो एक का वॉल्यूम का वो घन है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा की पावर 3। तो इसको वैसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4/5/2, ठीक है। तो 5/2 और इसका आयतन कितना हो जाएगा, होल पावर 3, मतलब साइड की पावर 3। ये एक का है और ये कितने ऐसे माने हमने n, तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसके बराबर होगा, पूरे आयताकार बक्से के, ठीक है। तो आयताकार बक्सा है तो उसकी का वो होगा आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उनको डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 12 टू द 24 और 1 25/2 और ये कितना कर जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15/2, ठीक है। बस अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है। तो n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 25/2 मल्टीप्लाई 15/2 और ये 5/2 को 3 बार है तो इसको नीचे लाते हैं, 5/2 5/2 और 5/2 तो 2 बार 2 से ये 2 बार 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 से 25 से 25 कैंसिल और एक 5 से 5 3 से 15, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा, 5 3 से 15 15 3 से 45 और ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 2 पर 2 जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो ऐसे कितने बॉक्सेस होंगे या कितने घन होंगे, 90, ठीक है। 90 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाएं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम क्या किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है कि उसका एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं ABCD और इसके डायमेंशन में मान लेते हैं ABCD, ठीक है। तो परिमाप दिया हुआ हमें A + B + C + D कितना है, 58, ठीक है। परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योग। A और B पैरेलल भुजाएं हैं, वो तो दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि उसकी असमांतर भुजाओं की, असमांतर मतलब C और D की भुजाओं का योग या लंबाइयों का योग कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो C + D कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो C + D की वैल्यू होगी 20 = 58। तो यहाँ से A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 में से 20 माइनस करेंगे तो 38, ठीक है। हमें इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समांतर भुजाओं समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि A + B और इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। वही हाइट हो जाएगी और वही इनके बीच की दूरी एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो उसको h मान लिया, इक्वल टू कितना दिया, 152। तो ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और A + B की वैल्यू कितनी है, 38 मल्टीप्लाई बाय h इक्वल टू 152 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 19 टाइम्स और 19 से ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, 8 के टेबल में आता है, वो सॉरी 19 के टेबल में 8 टाइम्स आता है। तो h की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी समब उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं का योग क्या होगा, ठीक है। सॉरी, बहुभुज की संख्याएं कितनी, मतलब कितनी साइड्स होंगी उस बहुभुज में, ये बताना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं ये, कि सभी 156 के, तो मतलब ये रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है। तो निकालते हैं कि अगर इस तरीके से कोई इंटीरियर एंगल 156 का है, 156 का, तो उसका आउटर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक लाइन पर जो एंगल बनता है 180 का बनता है। तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, मतलब कि बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल वो होगा 180 में से 56 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 9 में 7 में 5 2 24 डिग्री, ठीक है। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, मतलब कि n मान लेते हैं यहाँ पे। तो वो कितना है, 24 है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। तो n इक्वल टू 360 अपॉन 24। तो 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 0
2 से 30 15 टाइम्स, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट इंटीरियर एंगल से भी गैस कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। लेकिन अगर हमें एक निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने एंगल होंगे, तो n से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल के बराबर वैल्यू हो जाएगी इसकी, जो 156 दी हुई इज इक्वल टू 156। अब इसे सॉल्व करके बस n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 15 ही आएगी। ठीक है, ये क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 किसी भी बहुभुज के समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, समबाहुभुज के नहीं, कैसा भी बहुभुज हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कैसा भी बहुभुज हो उसके सभी एंगल्स का सम होता है। जैसे चतुर्भुज का निकालने तो n की जगह 4 कर दीजिए, 4 माइनस टू तो 2 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो कैसा भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर 3 का निकालेंगे 3 माइनस टू 1 इंटू 80 तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो कैसा भी त्रिभुज हो उसका सभी कोणों का योग जो कितना होगा 180। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, की भुजाओं की संख्या n है, तो इसकी सममित मतलब सिमेट्रिक रेखाओं की संख्या किसके बराबर होगी। ठीक है, तो अगर कोई समबाहुभुज है तो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें सममित रेखाएं होंगी, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी n। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट भी है, थ्योरम भी है, तो इसको याद भी रखना। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, जहां x एक धनात्मक संख्या है, तो निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। ठीक है, तो तीन साइड दी हो 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, तो हमें बताना है x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम वैल्यू। ठीक है, न्यूनतम पॉसिबल वैल्यू। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है क्या है कि उसकी किसी भी दो भुजाओं का योग, ठीक है, किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो बस उसी को अप्लाई करना है। न्यूनतम की बात कर रहा है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम वैल्यू लेंगे। पहले 2.8 को चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 2.8 हो जाए, ठीक है, तो अगर इन दोनों साइड को ऐड करें 6.5 और 2.8 को ऐड करेंगे तो 8 5 3 कैरी 1 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, 9.3, तो 9.3 जो है जो तीसरी साइड बची हुई उससे क्या है, उससे छोटा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 2.8 तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 3.5, उससे बड़ा 3.5 है, तो 6.5 और 3.5, तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 जो कि तीसरी साइड के बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, तो 3.5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 3.5 से एक पॉइंट भी ज़्यादा हो जाए, मतलब 3.6 भी हो जाए तो भी ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 3.6 नहीं दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 4। ठीक है, अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, जो क्या है 10 से बड़ा है। ठीक है, अगर 4 और 10 को लें तो 14 6.5 से बड़ा है, और 10 और 6.5 लें तो कितना हो जाएगा 16.5, जो किससे बड़ा है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो मतलब दो के दो तीन पेयर बनाएंगे तो तीन बनेंगे, तो तीनों के तीनों सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सही तो 3.6 भी हो जाता है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया कि -25/30 इज इक्वल टू -5/6 इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या त्रुटि कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वो प्लस के 5/6 आता है। समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि, लापरवाह त्रुटि, संकलात्मक त्रुटि या प्रक्रमणात्मक त्रुटि। ठीक है, तो ये होगी संकलात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल त्रुटि होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, क्या होता है वो बताना है। आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का केवल संगठन। ठीक है, तो वो क्या होगा, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रस्तुतिकरण, मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन, तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है, गणित में समस्या के समाधान, ठीक है, समस्या के समाधान का कौन सा तरीका नहीं है।
रट लेना, ठीक है, तो रट लेना ही नहीं है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रट लेना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। रेखागणित का परिचय, अनुपात और समानुपात का, आंकड़ों का प्रबंधक या संख्याओं का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुपात और समानुपात। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये वह समस्या है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की, अंतर्विषयीय प्रगति की, अनुसंसाधन प्रगति की या उच्च स्तरीय चिंतक कौशलों पर आधारित। तो ये है अनुसंसाधनात्मक प्रगति की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सेट यहीं कंप्लीट होता है और ये था हमारा सीटेट 20 सितंबर 2015 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे सीटेट 22 फरवरी 2015 का पेपर। एंड थैंक यू।